हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट इंजन्स को देखा था और देखा था कैरनॉट साइकिल किस तरह से काम करता है। थोड़ा सा एक बेसिक सा आपको आइडिया फिर से एक बार देने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास में जब कैरनॉट साइकिल की बात करी थी तो उसमें 4 प्रोसेस हो रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उस कंटेनर को उठा करके एक इस तरह के स्टैंड पे रखा था जो कि हीट दे रहा था, फिर हमने उसको इंसुलेटर पे रखा, फिर हमने उसको सिंक पर रखा था। 4 तरह के प्रोसेस देखे थे, वापस उसको इंसुलेटर पे उठा के रखा था। ठीक है, तो 4 तरह की एक रिवर्सिबल साइकिल हमें देखने को मिली थी कुछ इस तरह से, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ए पॉइंट से शुरू किया था, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ था, याद है, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस था, है ना। फिर दूसरा प्रोसेस जब हमने उसको उठा करके वापस इंसुलेटर पे रखा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। जब हमने खुद से, याद करो मैंने आइसोथर्मल क्यों बोला था, खुद से उसको एक्सपेंड होने दिया था। ठीक है, फिर तीसरा प्रोसेस क्या था, खुद से उसको हमने कंप्रेस कराया था, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर उसके बाद एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये हमारे दोनों क्या थे, आइसोथर्मल, और ये दोनों क्या थे हमारे पास, एडियाबैटिक। याद है कि भूल गए, याद है ना, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी थी, ये सारे के सारे रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या था कि एक तरफ से जो इधर से जा सकते हैं, लाइक मैं यहाँ से कानपुर जा रहा हूँ तो कानपुर से यहाँ भी आ सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल। मतलब जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, एग्जैक्ट सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस हमें आना है, कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, क्या यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर ये एक रिवर्सिबल साइकिल है, हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमने यहाँ से यहाँ तक पूरा किया था साइकिल, तो क्या हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया रिवर्सिबल साइकिल का क्या था, एक तरफ से दूसरी तरफ गए, वापस आ गए। तो अगर हमने 1 से 2 की तरफ जाते हुए एक पाथ फॉलो किया, हमें फॉलो वापस आते हुए भी यही करना है, 2 से 1 जब हम आए सेम पाथ फॉलो करना है। और अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है तो हम ये कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कल जो हमने साइकिल देखी थी उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में भी चला सकते हैं, अर्थात इस तरह के प्रोसेस को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। तो अगर हमने फॉरवर्ड आने में देखा था कि हम लोग जो इसका सिमुलेशन देख रहे थे वो एक हीट इंजन की तरह काम कर रहा था, तो इसका रिवर्स सिमुलेशन क्या करेगा, उल्टा काम, मतलब रेफ्रिजरेटर, जस्ट अपोजिट टू द हीट इंजन्स। बात क्लियर है। मतलब हीट इंजन में क्या था कि हम इधर से इधर चल के गए थे, और रेफ्रिजरेटर में क्या है, हम बस इधर से इधर जा रहे हैं, नथिंग एल्स। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब हमें देखना है रेफ्रिजरेटर एक्चुअल में क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम लोग निकालते हैं, क्या होता है। एफिशिएंसी देखी थी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सेम उसी की तरह कुछ होता है, लेकिन उसकी वो एक तरह से बोलते हैं ना कि क्षमता को बताता है क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रेफ्रिजरेटर को देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर होता क्या एक्चुअल में। मतलब रेफ्रिजरेटर जैसे आप लोग घर में देखते हो, घर में क्या होता है कि हम लोग एक गर्म ऑब्जेक्ट को उसमें रखते हैं। ठीक है, वो गर्म ऑब्जेक्ट में से कुछ हीट को लेता है। ठीक है, उसको वो मतलब बेसिकली हम उसमें कुछ वर्क इनपुट हो रहा होता है, सप्लाई दे रहे होते हैं, तो वर्क इनपुट हो रहा होता है और टोटल हीट को बाहर निकाल देता है। तो कुछ इसी तरह से रेफ्रिजरेटर काम करता है। ठीक है, क्या चीज़, रेफ्रिजरेटर, है ना। जैसे उसमें हम लोगों ने बताया था, किसमें, हीट इंजन में। वैसे कुछ कुछ इसका भी प्रोसेस है, तो उल्टा कर दो। हीट इंजन में ऊपर क्या था, सोर्स, इसमें भी ऊपर सोर्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सिंक। ठीक है, हालांकि लिखना इसको सिंक चाहिए और इसको तो हम लोग सोर्स और सिंक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सिंक से जनरली समझ आता है जहाँ पे हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, तो हम लोग उसको लिख लेंगे कोल्ड रिजर्वायर या कोल्ड रिजर्वायर। ठीक है, और इसको लिख लेंगे हॉट रिजर्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। ये मान लो T2 टेम्परेचर पे था और ये मान लो T1 टेम्परेचर पे था। हमने इसमें क्या किया, मशीन लगाई, भाई एक रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आर बना लिया रेफ्रिजरेटर के लिए। करना क्या होता है वास्तविकता में, जैसे ये मान लो बात जो वो हमने कोई मान लो रखा है, पानी रखा है ठंडा होने के लिए, तो पानी ये रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, पानी से हीट लेगा ये, मान लो Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली। ठीक है, हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस पर खुद से, है ना, जो कि हम लोग सप्लाई वगैरह देते हैं इसमें, तो कुछ हमें वर्क करना पड़ेगा। और ये उस टोटल चीज़ को, मतलब वर्क और जो हीट है उसको टोटल हीट के फॉर्म में हॉट रिजर्वायर में दे देगा, Q1। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि W प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1। सही है, या W को हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। सही है, तो
अब इसकी जो क्षमता है या इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको चेक करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा इज इक्वल टू हमने कितनी हीट ली है यहाँ से, है ना भाई, हम कितनी हीट ले रहे हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड अपॉन कितना वर्क हम इस पे कर रहे हैं, अपॉन वर्क इनपुट, ठीक है। हीट कितनी ले रहे हैं यहाँ से, Q2, और वर्क कितना है, Q1 माइनस Q2, यही होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग एक बात जानते हैं, अच्छा क्या जानते हैं कि जब भी रिवर्सिबल कोई हमारे पास एक इंजन है या रेफ्रिजरेटर, तो उसके लिए हम ये लिख सकते हैं Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको हम लोग जब चेंज करेंगे तो इस तरह से बन सकता है क्या, T2 अपॉन T1 माइनस T2। आप इसको रख के देखो, Q2 की जगह पर आप रखो T2 बाई T1 इंटू Q1 रखोगे, आप सॉल्व होकर के यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किसके लिए, एक रेफ्रिजरेटर के लिए। बहुत ज़्यादा टफ बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस आपको याद रखना है। बहुत डीप में अभी कुछ खास जाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग रेफ्रिजरेटर की पूरी मैकेनिज्म देखें यहाँ पर, ठीक है। हमारे लिए जितना ज़रूरी है मैंने उतना बताने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा बताना अभी हमारे हित में नहीं है, ठीक है। तो अभी इतना से ध्यान रखना। अब इसके बाद जो हम लोग इसमें देखते हैं कि जब हमने हीट इंजन पहले डिफाइन किया, फिर हमने उसके बाद रेफ्रिजरेटर डिफाइन किया, अब हम देखेंगे किस तरह से हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स देंगे जिसको हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, और उसी के कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स जो बोल सकते हैं, या उसी के कुछ समरूप स्टेटमेंट, कोरोलरी जिसको बोलते हैं, वो दो मतलब हमारे पास स्टेटमेंट हैं, उनको भी देखेंगे, जिनको वो एक है उसमें से क्लॉसियस स्टेटमेंट और दूसरा हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारो। अब हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। किसकी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है, देखो यार, सेकेंड लॉ सिंपल बताता है कि कभी, मतलब देखो इसका सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि कभी भी हीट को, जितनी भी हीट ले रहे हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी कि जितनी भी हम हीट ले रहे हैं उस पूरी की पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है हमारे पास सेकेंड लॉ का, ठीक है। क्या कि टोटल हीट या हीट टेकन फ्रॉम द सोर्स कांट बी फुली कन्वर्टेड इनटू द वर्क, मतलब जितनी हीट ली थी उसमें से कुछ तो वर्क हम कर पाएंगे, लेकिन बची हुई हीट को हम सिंक में दे देते हैं। तो मतलब वही है कि टोटल हीट कांट बी कन्वर्टेड, टोटल हीट कांट बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, सिंपल सा स्टेटमेंट है। टोटल जो हीट है उसको हम लोग पूरा का पूरा, मतलब जितनी हीट ले रहे हैं उस पूरी की पूरी हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी Q1 जो होता है दैट कांट बी इक्वल टू W। यहाँ पे Q1 और W हम लोगों ने उसी सेंस में लिया जिस सेंस में हम लोगों ने कल नोटेशन दिखाए थे, या अभी भी नोटेशन दिखाए थे कि जो हीट हम लोग सोर्स से लेते हैं दैट इज Q1, वर्क आउटपुट W, और जो हीट एक्सट्रैक्ट जो दी जाती है उसमें हीट रिजेक्टेड इज Q2, ठीक है। इसी को समझाने के लिए दो स्टेटमेंट जैसे कि मैंने बताया कि दिए जाते हैं, वो दो स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट जो पहला स्टेटमेंट है वो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट बोलता है कि कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना है, कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं बना है जो कि पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। बेसिकली यही तो बोल रहा है वो, है ना। कोई मतलब उसने हीट इंजन के फॉर्म में बोल दिया है, ये जनरल रिजल्ट है। केल्विन प्लैंक ने जो बोला वो पर्टिकुलरली हीट इंजन को ध्यान में रखते हुए बोला कि कोई भी हीट इंजन हमारा जो हीट है उसको पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। नो हीट इंजन can convert total heat into work,
ठीक है। अलग अलग जगह थोड़ा सा अलग अलग स्टेटमेंट भी हो सकता है, मतलब एक आध शब्द इधर उधर हो सकते हैं, बट जो सार है, जो सारांश है, जो समरी है वो यही है कि नो हीट इंजन कैन एवर मेड कैन कन्वर्ट टोटल हीट इनटू यूजफुल वर्क। ये सिंपल सा दूसरा इसका जो मतलब एक बोल सकते हैं ना स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ का ही। इसी में एक स्टेटमेंट और होता है जिसको मतलब बोलते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट जो होता है वो कुछ कुछ हद तक रेफ्रिजरेटर को दिमाग में रख करके वो दिया जाता है। क्या होता है ये कि क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हम लोग हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी बोल सकते हैं कि हम लोग हीट का ट्रांसफ़र एक लोअर टेम्परेचर की बॉडी से हायर टेम्परेचर की बॉडी में नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसमें कोई एडिशनल वर्क ना करें। जैसा कि हम लोगों ने अभी रेफ्रिजरेटर के केस में किया था कि हीट कांट बी सेंट या सेंट, है ना, हीट कांट बी सेंट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी। हीट कांट बी सेंट फ्रॉम अ लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी until we do some work on it। जब तक कि हम इस पर कोई वर्क नहीं करेंगे तब तक हम इसको पूरा का पूरा जो लो टेम्परेचर की बॉडी है उससे हाई टेम्परेचर की बॉडी में हीट को नहीं ले सकते। तो ये था हमारे पास क्लॉसियस स्टेटमेंट, ये हमारे पास है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सिंपल सी बात थी। ये दोनों एक तरह से मतलब एक तरह से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका स्टेटमेंट जो है वो किसी ने हीट इंजन को दिमाग में रख करके बनाया है और किसी ने उसको रेफ्रिजरेटर को दिमाग में रख करके बनाया है। तो बेसिकली है वो एक ही चीज़ के अलग अलग रूप, है ना, एक ही भगवान के वो अलग अलग रूप हैं, चाहे अल्लाह का हो चाहे राम, वो सब एक ही है। ठीक है, तो ये इसकी सिंपल सी बात है। ठीक है, आज एक्चुअली ज़्यादा मैं समय नहीं दे पाऊँगा आपको, मतलब थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, तो मैंने जल्दी से आपके लिए 15-20 मिनट का टाइम निकालने की कोशिश करी थी, जिसमें ये समझ जाए यार, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल होता है तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है। लेकिन फिर भी अभी मैं कोशिश करता हूँ जितना टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा है उसमें मैं कुछ दे सकूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको उतारो, फिर बात करते हैं थोड़ी सी। नोट हो गया? अब एक काम करना कि जब अभी फ़िलहाल नहीं, जब मैं इसके नोट्स अपलोड करूँगा, ठीक है, नोट्स अभी थोड़ा सा उसमें कुछ काम बाकी है, इस तरह से मैंने अपलोड नहीं किया, तो जब मैं इसके नोट्स अपलोड करूँगा तो जो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट है, ठीक है, इन दोनों की समानता दिखाई गई है। जो नोट्स हैं उसमें दिखाया मैंने किस तरह से ये दोनों जो स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब किस तरह से इनकी इक्विवेलेंस हम लोग दिखाते हैं वो मैंने उस नोट्स में दिखाया हुआ। तो आप अभी जब मैं नोट्स अपलोड करूँगा मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कब नोट्स अपलोड हुए, तो तब आप देख सकते हो कि किस तरह से केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट के समान होने की क्या प्रूफ है, मतलब किस तरह से उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये बातें होती हैं। इसके अलावा क्या हम बात करते हैं, हम जो अगली बात करेंगे इसके आगे बात करेंगे एंट्रोपी पे। और मेरे ख्याल से आज मैं एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने आपको बताया टाइम की प्रॉब्लम है, तो आज मैं एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। एंट्रोपी को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, सॉरी फॉर द, मतलब समझ रहे हो यार, छोड़ा टाइम नहीं, वरना आराम से बताता। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करने लगती हैं चीज़ों को, तो परेशान ना हो। अब जो अगली क्लास होगी वो फिर से आपकी नॉर्मल प्रॉपर हाफ एन आवर की क्लास होगी। ठीक है, ये शायद 15-20 मिनट में भी नहीं हो पाए होंगे मैक्सिमम आज तो। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। कोई दिक्कत हो तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आके बता सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।